नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत अब तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ज्योतिषाचार्य शर्मिष्ठा जी। शर्मिष्ठा जी ऐसी प्रेडिक्शंस करती हैं कि सोशल मीडिया में हर ऑल्टरनेट डेज पर एक प्रेडिक्शन इनकी सही हो जाती है। इंडियन पॉलिटिक्स हो, जियो पॉलिटिक्स, फाइनेंस, फाइनेंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट, हर चीज पे इनकी एक्सपर्टीज है। दर्शकों में बहुत से लोग इन्हें जानते भी होंगे। वेलकम शर्मिष्ठा जी। मेरा पहला सवाल है आपसे कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे भी बढ़ रहा है। इस टारगेट को भारत कब तक हासिल कर सकता है? थैंक यू रितिका जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आपकी जो ये सवाल है कि हम चौथी इकोनॉमी बन चुके हैं, अब भारत तीसरी इकोनॉमी कब बनने वाला है? और बहुत ही गौरव की बात है, हम चौथी इकोनॉमी बन चुके हैं। तीसरी इकोनॉमी जो हमारे सारे इकोनॉमिक्स एनालिस्ट है, बहुत सारे ज्ञानी रिसर्चर है, हमारे सारे फाइनेंस में काम करने वाले हैं, वो सारे लोग इकोनॉमिस्ट है, फाइनेंस वाले सब बोल रहे हैं कि हम 2027 तक हम तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे। पर ये तो उनकी कहना है। अगर आप मुझे एस्ट्रोलॉजिकली पूछेंगे कि क्या हाल है, तो मैं बोलूंगी हम तीसरी इकोनॉमी बनने में और थोड़ी टाइम लगाएंगे। हम क्योंकि हमारे भारत का जो फाउंडेशन कुंडली एक होती है, हर एक देश की एक फाउंडेशन चार्ट होती है। तो कुंडली के जी। हिसाब से अभी हमारे सितंबर से जो है शुरू होने वाली है मंगल का महादशा। और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो योद्धा ग्रह है, जो बहुत ही वॉरियर प्लैनेट है, मतलब उसमें ताकत है, युद्ध करने की क्या चीज है, बहुत डिटर्मिनेशन है, पावर है। पर वो पैसे की बात इकोनॉमी को नहीं समझते। मंगल में इकोनॉमी की कुछ खास समझदारी नहीं है। तो जब मंगल का महादशा हमारा इस सितंबर से शुरू होगा, तो युद्ध होना, क्राइम बढ़ना, लोगों में एग्रेशन ज्यादा हो जाना, ये सब चीजें ज्यादा दिखेगी। तो उसमें थोड़ी थोड़ी जो है डिस्ट्रक्शन भी आएगी। तो यहाँ पे इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छा करेगा वो मुझे नहीं लगता है। इकोनॉमी को जो चौथी से तीसरा बढ़ने के लिए जिस तरीके से का पुश चाहिए, वो जी। मुझे इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलती है, देखने को नहीं मिलेगी कहने का मतलब। तो अभी 2025 में हम बैठे हुए हैं, 2029-30 से पहले तो मुझे किसी भी कीमत पे भारत को तीसरी इकोनॉमी बनने की कोई सिनेरियो मुझे नहीं दिखती है इतनी जल्दी। तो जब तक हमारी मंगल का महादशा धीरे-धीरे खत्म होने लगेगी और राहु का महादशा में हम जाने वाले, वहाँ पे जाके हमारी जो एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होना, हम अगर चाइना को जो भी हम रिप्लेस करने वाले जो एक हमारी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगी, वो वहाँ से शुरू होगी। अभी तो 2-3 सालों में उतनी सही नहीं दिखती है मुझे। ठीक है। मतलब जो हमें अचीव करना है उसमें थोड़ा-सा डिले हो सकता है। ये एक थोड़ा-सा शायद जी, लोगों को दुःख होगा इस बात को जान कर के। जी, जी। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि चौथी अर्थव्यवस्था से अब भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो इस पायदान पे ऊपर चढ़ने के लिए जो सफर रहने वाला है, वो भारत का कैसा सफर होगा? और इसमें किस तरह के उतार-चढ़ाव भी जो है भारत को देखने के लिए मिल सकते हैं? ये सवाल का तो आधा जवाब मैं आपको पहले जवाब में ही दे चुकी हूँ कि मंगल का महादशा आया हुआ है। तो मंगल क्या करता है? मंगल बहुत हॉट हेडेड है, बहुत गरम दिमाग का है। जल्दी-जल्दी इंटॉलरेंस जो है ना, लोगों में टॉलरेंस मतलब सहने की शक्ति, सहनशीलता बहुत घटने लगेगी। जब आपकी सहनशीलता घटने लगेगी, तो ऑब्वियसली फाइट होना, लोगों में बहुत तर्क-कुतर्क बढ़ जाना, लोगों में इंटॉलरेंस जिस वजह से हम देखेंगे रिलीजियस मैटर में कोई भी चीज़ों पे इंसान रास्ते पे आएँगे, एक-दूसरे से खिलाफ लड़ेंगे, अपोज़ करेंगे एक-दूसरे को। ये सारी चीज़ें जो है वाद-विवाद चलती रहेगी। उसमें इकोनॉमी हुँ। को कैसे चलाया जाए, कैसे शांतिपूर्वक आपके देश में अगर स्टेबिलिटी, शांति ये सब ना हो, तो आप इकोनॉमी में आगे बढ़ नहीं सकते हो। पिछले 12, 13, 14 सालों में जिस तरीके से हम आगे बढ़े हैं क्योंकि एक हमारे पास एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी भारत के पास एक स्मूथनेस तरीके से हम एक प्लान तरीके से आगे बढ़ते गए और बहुत अच्छी तेजी थी और मेरा मानना है कि इस बार जब हम चौथी इकोनॉमी बने हैं, अगले साल भी हमारी ग्रोथ
बाकी देशों से ज़्यादा ही रहेगी। ये चीज़ मैं सारे दर्शकों को बोलना चाहती हूँ, जो लोग सोच रहे हैं अरे तीसरी इकोनॉमी बनने में तो अभी मेरा बहुत टाइम लगेगा। पर आप लोग ये समझ जाइए कि हम बाकियों से हमारी परफ़ॉर्मेंस अच्छी ही रहेगी। आप ले लीजिए चाइना, आप ले लीजिए यूएसए, क्योंकि ये सब बड़े-बड़े देश हैं जिनकी इकोनॉमी हमसे ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है उनके पास। पर हम उनसे हर साल अच्छा ही परफॉर्मेंस करेंगे। बट टू रीच दैट थर्ड पोज़ीशन हमें और टाइम लगेगी। और ये जो आप कह रहे हैं कि इसकी जर्नी, इसकी यात्रा कैसे होने वाला है, ये सफ़र तीसरे तक पहुँचने की, तो शुरू के आने वाले 3 से 4 साल तो मैं बोलूँगी कुछ ख़ास नहीं, एकदम नहीं। हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन धीरे-धीरे शुरू होगी, अगले साल से ही आप देखेंगे कि एक स्टैग्नेशन जिस जगह पे हम मतलब ना आगे बढ़ रहा है, ना पीछे बढ़ रहा है, एक एक ही जगह पे हम चलते जाएँगे। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें चलेगी, थोड़ी-सी आस-पास इतना वर्ल्ड वॉर की जो एक सिनेरियो बन रही है, रशिया यूक्रेन में, इज़राइल पैलेस्टाइन में, इंडिया पाकिस्तान में, ईरान के साथ भी शायद चीज़ें बहुत जल्दी शुरू हो जाए। तो ये सारी च अगर कहीं पे भी दुनिया के कोई भी देश में अगर युद्ध चलती है, उसकी कोई ना कोई प्रभाव आपके ऊपर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली पड़ती है और पड़ना पड़ता ही है। है। तो मंगल के महादशा में और जब तक शनि एकदम टॉरस को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ जाते, वृषभ राशि को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ जाते, मुझे नहीं लगता है कि हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बूस्ट आने वाली है। थोड़ी-सी स्टैग्नेशन पोज़ीशन में हम जाने वाले हैं और थोड़ी क्राइम बढ़ना, वार मोंगरी सिचुएशन होना, यही सब चीज़ों से हम गुज़रेंगे। तो सफ़र बहुत अच्छा, अभी जितनी भी अच्छी टाइम बितानी थी, हम बिता चुके हैं। अभी जो है, अभी तो इकोनॉमी के लिए हमारी सफ़र बहुत बढ़िया नहीं रहने वाली है, जब तक हम एकदम 2030-31 को टच नहीं करते। ओके, तो मतलब प्रोसेस थोड़ा-सा स्लो हो जाएगा लेकिन अल्टीमेटली हम अपना टारगेट अचीव ज़रूर करेंगे। और अगर हम बिल्कुल। बात करें कि निवेश सेक्टर की, कि इस दौरान जो है अगर थोड़ी-सी ग्रोथ हमारी स्लो हो जाएगी, तो इस दौरान हमारा निवेश सेक्टर जो है उसका हाल कैसा रहेगा और इसमें कितनी स्टेबिलिटी रह सकती है? ठीक है, निवेश का हाल जब आप कहते हैं 2 तरीके का निवेश है। एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और जो डोमेस्टिक वाले निवेश करते हैं। और अगर आप बोलते हैं कि कौन-कौन सी सेक्टर अच्छा करेगा, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। अगर आप निवेश के सवाल पूछते हो तो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बनी रहेगी। बाकी जैसे मैंने कहा, बाकी देशों से तो हमारी स्टेबिलिटी, हमारी ग्रोथ, हमारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। बहुत-बहुत जी। बढ़िया है। तो वो वाली जो चीज़ है यहाँ पे अभी भी बरकरार रहेगी, जिस वज़ह से आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाकी देशों से सबसे ज़्यादा हमारी इंडिया में होने वाली है, भारत में होने वाली है। और डोमेस्टिकली चीज़ें थोड़ी-सी गड़बड़ होगी। डोमेस्टिकली लोगों की जो है एक हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेशन पोज़ीशन में आएगी, तो अब तक जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही थी, उससे थोड़ी कम ही होने वाली है। तो ये सारी चीज़ों की थोड़ी-सी असर पड़ेगी, क्योंकि आप विश्व भर में अलग-अलग जगह पे टुकड़ों-टुकड़ों में अगर वार चलती रहेगी, तो इंसान की निवेश की जो एक पावर है, जो इन्वेस्टमेंट की एक माइंडसेट होती है कि हाँ, सब कुछ अच्छा है तो आप अभी इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाएँगे। और अगर आप देखोगे कि यहाँ पे युद्ध हो रहा है तो आप सोचेंगे कि पैसे लगाया जाए, नहीं लगाया जाए, कि कैश हाथ में रखना सेफ है ना? तो इस हिसाब से लोगों की इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट वर्ल्ड वाइड चेंज होने वाली है, तो उसका तो असर इंडिया में पड़ने ही वाला है। हर देश में पड़ेगा। इंडिया में बात हो रही है तो इंडिया में भी पड़ने वाली है, तो हम बाकियों से हमारी परफॉर्मेंस अच्छी ही रहेगी। तो मेरा कहना है अगला साल हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ा-सा हल्का-हल्का घटने लगेगा। 2027 में हल्का-सा और थोड़ी-सी बेहतर होने वाली है, फिर से थोड़ा-सा स्लो डाउन। तो आने वाला 5 साल में बोलूँगी थोड़ी-सी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वो थोड़ी कम-कम होती जाएगी। मतलब आगे आने वाले कुछ सालों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मिलेगा ही मिलेगा। हुँ? नहीं मिल सकता है नहीं, मिलेगी ही मिलेगी। थोड़ी-सी स्लो और स्टैग्नेशन मतलब जहाँ है वहाँ ही है, कोई ग्रोथ लोग बोलते हैं ना कि 10 साल में एक ही जॉब में बैठे हुए कोई ग्रोथ नहीं है। वैसी वाली हाल होगी कि हमारी उतनी ग्रोथ जिस तरीके से हम एक्स्पोनेंशियली आगे बढ़ रहे थे ना, 10 साल में हम एकदम फटाक से कहाँ कौन-सी नंबर से कहाँ चौथे में आ गए। अब थोड़ा मुश्किल है, अब थोड़ी स्लो ग्रोथ होगी। पर अल्टीमेटली हम वहाँ पे पहुँचेंगे, वही बड़ी बात है। जी मैम। और अगर हम बात करें कि आज का जो सिचुएशन चल रही है और पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में युद्ध जैसी स्थिति भी बनी हुई है। यूक्रेन और रूस की अगर हम बात करें या फिर एट प्रेज़ेंट अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की भी बात करें, तो दोनों के जो रिलेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंशन वाले हो चुके हैं। तो ऐसे जो वर्ल्ड की जो अभी परिस्थिति बनी हुई है, इस सिचुएशन में
रुपए और डॉलर की कीमत पर क्या जो है वो इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है? देखिए ना, इसलिए सबसे पहले हम जाते हैं, डॉलर की बात की है तो हम यूएसए अमेरिका की कुंडली की तरफ जाते हैं। अमेरिका का जो एक हॉरोस्कोप बनती है, चार्ट फाउंडेशन चार्ट है, वो उनका लियो लग्न की है, सिंह लग्न की है। और अभी सिंह लग्न में केतु है और उनके जो 8वें घर में शनि गोचर कर रहे हैं, 7वें घर में राहु गोचर कर रहे हैं। तो मैं बहुत पहले से ही मतलब ये एक प्रेडिक्शन दे के रखी थी कि आने वाले टाइम में जो यूएसए की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मेल्टडाउन, पिघलने लगेंगे, नीचे-नीचे आने लगेंगे। और इत्तेफाक से मतलब ये एक क्या बोलूँ, ये एक कोइंसिडेंस है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका भी लग्न लियो लग्न है। तो दोनों के ही लग्न में जब केतु आ रहा है, 8th हाउस में पाइसेस आ रहा है, सेम सेम चीज़ें हो रही है और आपको देखने को भी मिल रहा है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प हर जगह पर टैरिफ लगा रहे हैं। सारे जो निवेश को उनको अपने देश में रखना है, वो आईफ़ोन के जो सीईओ है, टिम कुक को बता चुके हैं कि नहीं, आपको इंडिया जाके नहीं बेचना है, सामान आपको हमारे यहाँ बेचना नहीं तो आपके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो करते थे क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन या फिर नीचे आ चुकी है। पर आगे उनकी इकोनॉमी क्या होगा, 2027 तक उनकी इकोनॉमी में कोई राहत नहीं है। मेरी ये प्रेडिक्शन था बहुत पहले, मेरे ख्याल से आज से 10-12 साल पहले, कि एक टाइम आएगा आज से 10 साल 8-10 साल बाद कि लोग सोचेंगे कि अमेरिका जाए कि ना जाए। अदरवाइज़ लोग यूएसए जाना चाहते हैं, डॉलर में पैसे कमाना चाहते हैं, वहाँ की लाइफ़स्टाइल अच्छी है, वहाँ की लाइफ़स्टाइल ऊपर है, हाई है, अच्छी है। सो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगा कि लोग सोचेंगे कि वहाँ जाए तो क्या जाए कि ना जाए। सो पीपल विल बी हैविंग द डाउट अबाउट इट। अमेरिका की इकोनॉमी घटने वाली है। 2027 की मिडल तक मुझे अमेरिका की इकोनॉमी में कोई राहत नहीं दिखता है। दिन पे दिन वो लोग और नीचे जाएँगे तो उनकी डॉलर का जो हाल है वो थोड़ा-सा घटने लगेगा। पर इतनी जल्दी ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करने वाला है। मेरा तो मानना है 2026 के एंडिंग में, मतलब अगले साल के एंडिंग में हमारी जो रुपीज़ है थोड़ा और नीचे आने वाली है। जी। अगले साल हमारी रुपीस जो है नीचे आने वाली है, तो डॉलर रुपीस के हिसाब से कंपैरेटिवली थोड़ी और ऊपर जाने वाली है। तो अगला 2-3 साल तो इतनी जल्दी आपको फ़र्क नहीं दिखेगा डॉलर में, पर अल्टीमेटली डॉलर में फ़र्क आने वाली है और 2027 तक उनकी इकोनॉमी एकदम सही नहीं चलेगा। 2026 में जो डॉलर जो है थोड़ी-सी इंडियन रुपीस के कंपैरेटिवली थोड़ी-सी और अप जाएगा। वैश्विक बाजार की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें भी काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अनसर्टेनिटी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। तो इसका कितना असर जो गोल्ड की कीमत है, सोने की कीमत है, भारत में उस पे पड़ेगा? क्योंकि भारत में तो ये माना जाता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा भरोसेमंद एक ऑप्शन होता है। इसमें इन्वेस्ट कर दो तो आपको फ़ायदा ही होगा। तो ये कितना आगे आने वाले समय में जो है सटीक रहने वाला है? रितिका जी, गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज सेफ फॉर होल वर्ल्ड। पूरे विश्व के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबसे सेफेस्ट चीज होती है क्योंकि गोल्ड जो है बहुत फ्लक्चुएशन नहीं में होता है कि शेयर बाजार आप देखेंगे, आज जब सुबह शेयर बाजार खुला है, स्टॉक मार्केट, वो सुबह थोड़ा ऊपर खुला, फिर वो थोड़ा थोड़ा 50 पॉइंट के आसपास नीचे चला गया और अभी आप खोल के देखेंगे, मतलब पिछले 1 घंटे में ऐसा हो गया कि वो 200 पॉइंट से भी ज्यादा अप हो गया है। तो हर मिनट सेकंड सेकंड चेंज हो रही है। गोल्ड प्राइस ऐसा नहीं होता है। गोल्ड ही एक ऐसा है जो स्टेबिलिटी के साथ उसमें भी ऊपर नीचे होती है। हर मिनट घंटों घंटों में इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती है कि हाँ 5,000 घट गया, 10,000 बढ़ गया। नो, नॉट दैट। तो जिस वजह से लोग गोल्ड को जो है ना बहुत ही कीमती सेफ बेट पकड़ते हैं कि भाई गोल्ड में निवेश करेंगे तो कुछ भी हो, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, उसको हमें होल्ड करना पड़े, पर कम से कम उससे हमें पैसे तो आएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत निगेटिव में चला जाएगा। तो ये वर्ल्ड वाइड सबके लिए, इंडियन के लिए नहीं है, सबके लिए है कि गोल्ड में निवेश करना सबसे सेफेस्ट चीज है। पर गोल्ड इतनी जल्दी ऊपर नीचे नहीं करता है, तो आप उस फ्लक्चुएशन से इतनी जल्दी जल्दी कमा नहीं पाते। तो लोगों में बहुत लालच होती है, पैसे और ज्यादा कमाना है, डिजायर बहुत ज्यादा है, तो जिस वजह से वो लोग इतनी सेफ बेट को छोड़ के वो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट सुबह शाम ऊपर नीचे, हर घंटे घंटे मिनट में ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप उस हिसाब से आपके नसीब में है तो ज्यादा भी कमा लोगे, कम भी कमा लोगे। सो वहां ज्यादा ज्यादा कमाने की स्कोप होती है। दैट इज रिस्की बट स्कोप है, जिस वजह से लोग स्टॉक मार्केट में जाते हैं। तो मेरा मानना है कि गोल्ड की प्राइसिंग की अगर बात करूं, जून के एंडिंग जी। या जुलाई अगस्त में थोड़ा सा गोल्ड की जो प्राइसिंग है हल्का सा नीचे आएगा। ऐसा नहीं है कि गोल्ड 50-60 हजार में जाने वाली है, हल्का सा नीचे आएगा। उसके बाद
अक्टूबर 12-15 के बाद फिर से ऊपर जाना शुरू करेगा, तो गोल्ड फिर से ऊपर जानेंगे। पर इस साल मेरे ख्याल से जून, जुलाई, अगस्त ये 2 ढाई महीने के आस-पास, ऐसा नहीं कि कल ही चला जाएगा नीचे, यहाँ पे हल्का-हल्का गोल्ड में एक एक करेक्शन आएगा नीचे की तरफ और फिर से आगे और 2027 में जब गुरु सिंह राशि में जाएँगे, तब आपको जी। दिखेगी गोल्ड में बहुत तेज़ी है। तो गोल्ड में हर साल तेज़ी हो रही है, अभी भी वो फिर से 1 लाख ऑल टाइम हाई टच करने जा रहे हैं। पर गोल्ड की जो तेज़ी है वो इससे भी कई गुना ज़्यादा एक्स्पोनेंशियली आपको दिखेगा 2027 में। हो सकता है 1,30,000 40,000 मतलब उस तरीके का बहुत ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो जिन लोगों को भी निवेश करना है, तो अभी तो गोल्ड में निवेश कर सकते हैं ताकि वो 2027 में बेचेंगे तो बहुत सही, उनको खोना तो कुछ नहीं है उसमें, बस होल्ड करना है। बिल्कुल, इट्स नॉट ट्रेडिंग, इट्स नॉट अ ट्रेडिंग, इट्स बिल्कुल। सॉर्ट ऑफ इट्स सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग होती है, लोग करते हैं, पर गोल्ड की जो फ्लक्चुएशन इतनी स्लो है जिस वजह से लॉस थोड़ी कम है। अब मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन-कौन से सेक्टर्स इस टाइम पे रहेंगे आगे 3-4 सालों में, जो जिसमें लोग इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे और जो आगे ग्रो करने वाले हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबको ये जानना होता है क्योंकि सबको ट्रेडर नहीं होता है, इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ पे निवेश करें, कि आने वाले 1 डेढ़ साल में बहुत बढ़िया रहेगा। तो देखिए कुछ-कुछ सेक्टर होता है ना जो अच्छा कर चुके हैं, हमें ये देखना है 2026 में क्या अच्छा करेगा, हो सकता है आज नहीं अच्छा कर रहा है, 26 में अच्छा करेगा, 27 में अच्छा करेगा, तो हमें अभी से उसमें निवेश करना है, अभी से उसमें इन्वेस्टमेंट करना है जब जब स्टॉक में वो सारे स्टॉक्स नीचे हैं, ताकि 26 में 27 में ऊपर जाए तो आपको मुनाफ़ा आपको फ़ायदा हो और आप प्रॉफ़िट बुक कर पाएँ। अगर 2026 और 27 को दिमाग में रख के या फिर अगला डेढ़ 2 साल के दिमाग में रख के मैं बोलूँ, तो सबसे पहले तो आती है डिफेंस, फार्मा। डिफेंस सेक्टर बिल्कुल। ऑलरेडी अच्छा कर रहा है। पिछले जब जब सैटर्न और गुरु एक्वेरियस में गया था, तब से मैं कह रही थी कि आप लोग डिफेंस में निवेश कीजिए। क्योंकि डिफेंस में अब निवेश करेंगे तो आगे जाके सही होगा। तो तब जिन लोगों ने 2022 में जिन लोगों ने 23 में जिन लोगों ने डिफेंस में निवेश किया था, आज तो वो लोग सुपर रिच बन ही चुके होंगे और बहुत आराम से वो लोग एन्जॉय कर रहे हैं उनका पोर्टफोलियो की जो ग्रीन सिग्नल। तो डिफेंस, फार्मा, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट मेरे कहने का मतलब और सोलर पावर, एनर्जी अ, एक न्यूक्लियर एनर्जी वाली जितनी भी कंपनी है और फिर एक चीज़ और अच्छा करेगा वो है सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं, वो वहाँ जी, पे जी, वो आप बिल्कुल। निवेश कर सकते हैं। टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल थोड़ा-सा फार्मिंग और उससे रिलेटेड जो फर्टिलाइज़र्स है, वो बहुत छोटा सेक्टर होती है वो, बहुत गहराई से कुछ एक आध वहाँ से स्क्रिप्ट उठाना होता है, वो तो लोग अपने से करेंगे। तो वो यही 4-5 सेक्टर यहाँ अच्छा करेगा। उसमें से सबसे पहले है डिफेंस, फार्मा, इंश्योरेंस और मैं बोलूँगी सोलर पावर, सोलर एनर्जी, हुँ। दैट्स इट। आज आप हमारे साथ जुड़े और इंडियन इकोनॉमी को लेकर के और वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर के आपने इतने सारे पॉइंट्स हमारे साथ में शेयर किए और आगे कैसा माहौल रहने वाला है इस पर आपने अपने विचार हमारे साथ में शेयर किए। आई होप कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें ये एपिसोड पसंद आएगा और आने वाले समय में वो हमारे साथ में जुड़ेंगे। मेरा दर्शकों से भी अनुरोध है कि अगर आपको कोई सजेशंस हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इस शो को लेकर के कोई सजेशंस भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।